डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में सीएम योगी की धुआंधार चुनावी जनसभा। पश्चिम बंगाल के पिंगला विधानसभा क्षेत्र में जनसभा कर टीएमसी और कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम योगी ने बीजेपी को महिला और एससी/एसटी हितैषी बताते हुए महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। लखनऊ में अपने सरकार आवास पर सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। प्रदेश भर से आए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी। अधिकारियों को समय सीमा के अंदर समस्या के निस्तारण कराने का दिया निर्देश। कानपुर दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महिला आरक्षण बिल पर सपा पर साधा निशाना। कहा, सपा का रुख महिलाओं के हितों के विपरीत, लेकिन केंद्र सरकार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में धुआंधार चुनावी सभा में जुटे हुए हैं। आज पश्चिम बंगाल के पिंगला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने बीजेपी को महिला और अनुसूचित जाति जनजाति हितैषी बताते हुए कहा कि पहली बार हुआ है जब जनजातीय एक महिला को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में मोदी जी के कारण उस पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कांग्रेस टीएमसी इंडी गठबंधन ने भारत में 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में कभी नहीं सोचा। ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। भारत की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इनका जो व्यवहार महामहिम राष्ट्रपति के प्रति था, वही व्यवहार टीएमसी कांग्रेस डीएमके एसपी और सबका भी हाल ही में संसद सत्र के दौरान भी रहा। इन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, जिसे प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू करना चाहते थे, इन दलों ने उसे पारित नहीं होने दिया। ये चीजें दिखाती हैं कि आधी आबादी का अपमान करना, नौजवान का अपमान करना, अन्नदाता किसानों गरीबों का अपमान करना इनकी फितरत बन चुकी है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। वह इस प्रकार के भ्रष्टाचार कदाचार लिप्त सरकारों को स्वीकार नहीं करेगी। बंगाल कभी भारत की स्वर्ण भूमि कहीं नहीं जाती, उर्वरा भूमि है। उद्योग धंधे थे, आध्यात्मिक प्रेरणा की भूमि थी। महिलाएं कला की संस्कृति में नेतृत्व देती थी। लेकिन पहले कांग्रेस फिर कम्युनिस्टों ने 15 वर्षों में टीएमसी में जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, उस ग्रोथ इंजन को इन्होंने कंगाल बनाकर रख दिया है। पिछले 15 सालों में 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंद हुए हैं। 18,000 से अधिक एमएसएमई यूनिट बंद हुए। 30 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हुआ है। अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल पा रहा। बंगाल वर्तमान में बदहाल है। बंगाल कभी भारत की स्वर्ण भूमि कहा जाती थी, उर्वरा भूमि है, सब कुछ सामर्थ्य थी, भूमि अत्यंत उर्वरा थी, उद्योग धंधे थे, नौजवान प्रतिभाशाली था, आध्यात्मिक प्रेरणा की भूमि थी, अन्नदाता किसानों के परिश्रम की भूमि थी। महिलाएं कला और संस्कृति को लेकर के नेतृत्व देती थी। लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, 15 वर्षों में टीएमसी ने, जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, उस ग्रोथ इंजन को इन्होंने कंगाल बना करके रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग में जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर निस्तारण कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा सरकार का कर्तव्य है और सरकार अपने कर्तव्य पथ पर चलकर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा कर रही है। हर उचित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार संकल्पित है। बरेली की रहने वाली दीप्ति जनता दर्शन में पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि वह किराए के मकान में रहती हैं और ठेला लगाकर जीवन यापन कर रही हैं।
आर्थिक विपन्नता के कारण बच्चों के लालन पालन में काफी परेशानी हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने बरेली के जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि महिला की समस्या सुनकर पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिलाते हुए स्थानीय स्तर पर समस्या का त्वरित समाधान कराए। सीएम की संवेदनशीलता को देखकर दीप्ति की आंखें भर आईं। चेहरे पर खुशी का भाव लिए हुए उन्होंने जाते जाते मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और ढेर सारी दुआएं भी दी। वहीं जनता दर्शन में कुछ लोगों ने आवास की मांग से संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने उनकी बातें सुनते हुए आश्वस्त किया कि सरकार हर पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करा रही है। सीएम ने संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को आवेदकों का पत्र भेजते हुए उन्हें निर्देशित किया कि पात्रता के आधार पर इन्हें भी आवास योजना का लाभ दिलाएं। इन लोगों ने भी मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। मुख्यमंत्री के पास कुछ लोगों ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। इस पर सीएम योगी ने तत्काल एस्टीमेट बनवाकर शासन को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि आप परिजन की चिंता कीजिए, इलाज की चिंता सरकार करेगी। वहीं कुछ अभिभावकों ने आर्थिक परेशानी का जिक्र करते हुए बच्चों की पढ़ाई पर चिंता जताई। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी बच्चे का स्कूल नहीं छूटना चाहिए। बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहीं उनकी शिक्षा जारी रहे। इसके लिए प्रबंधन से वार्ता कर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सीएम ने अवैध कब्जे और पुलिस से जुड़े मामलों में लापरवाही का संज्ञान लेते हुए इन प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई कराने का निर्देश दिया और कहा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन समस्या का समाधान कराकर पीड़ितों को संतुष्ट करे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। महिला आरक्षण बिल के खिलाफ कानपुर में सपा सांसद के आवास पर हुए प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में इस बिल का विरोध किया था, जिससे पूरे देश की महिलाएं आक्रोशित हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का रुख महिलाओं के हितों के विपरीत है। डिप्टी सीएम ने आगे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है और ऐसे फैसले देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पारित होने से रोका है और रोका ही नहीं है, मैं कह सकता हूं कि देश की महिलाओं के जो आज़ादी के बाद बड़ी उम्मीद थी, माननीय मोदी जी ने उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायतों में आरक्षण देकर के उन्हें बैठाने का जो निर्णय लिया था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस पर डाका डालने का काम किया है, उनको रोकने का काम किया, उनके रास्ते में खड्डा खोदने का काम किया है। देश और प्रदेश की महिलाएं कभी भी समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को माफ़ नहीं करेंगी और इसका खामियाजा उन्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। देखिए, आपको सदन की प्रोसीडिंग निकाल कर देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम लिख करके देने को तैयार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की मुखिया कहे हम बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, महिलाओं के हक और अधिकार को हम बिल्कुल देने नहीं देंगे। कानपुर के थाना नौबस्ता क्षेत्र के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सुबह करीब 4:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि एक पिता ने अपनी ही 2 नाबालिग जुड़वा पुत्रियों, जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष है, उनकी गला काट कर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्यों का बारीकी से संकलन किया। दोनों बालिकाओं के शव घर के अंदर पाए गए, जिनके गले पर गहरे कट के निशान थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मामले की गहन जांच जारी है। विराटनगर चौकी क्षेत्र है और के ब्लॉक, जिसमें त्रिमूर्ति अपार्टमेंट है। इसमें एक पिता ने अपनी 2 पुत्रियां जो की जुड़वा थी और जिनकी उम्र लगभग 10 से 11 वर्ष थी, उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मोटिव क्या था सर इसका? जिसमें 2 जो नाबालिग लड़कियां थी, उनकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी थी घर में, और उसका पिता जिसने इस घटना को कारित किया था वो वहीं मिला, जिसको नियमानुसार हिरासत में लिया गया।
जिस तरह स्वस्थामा ने पांडवों के पुत्रों की देर रात गला रेत कर हत्या कर दी थी, वैसा ही एक मामला रिश्तों को शर्मसार करने वाला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र का प्रकाश में आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही 2 जुड़वा पुत्री की देर रात गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जाता है, मिली जानकारी के अनुसार पुलिस का कहना है कि यह एक मनोरोगी है जो कि दवाओं का सेवन करता था। मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसने इस तरह की क्रूर घटना को अंजाम दिया है। अब देखना यह है कि मेडिकल जांच में और पुलिस जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। आजमगढ़ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कासगंज जेल के बंद माफिया ध्रुव कुमार सिंह कुंटू सिंह गिरोह के सदस्य पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत 6.20 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। आजमगढ़ पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में थाना जहानागंज पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंग के सदस्य की करीब 6 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। पुलिस के अनुसार प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह के गैंग से जुड़े सदस्य संजय यादव के नाम पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया। संजय यादव, जो कि जहानागंज थाना क्षेत्र के जिगरसंडी का निवासी है, ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से जमीन खरीदकर उस पर मकान बनवाया था। पुलिस के मुताबिक माफिया कुंटू सिंह गैंग और उसके सदस्यों की अब तक कुल 22.5 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई। ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट समेत 70 से अधिक गंभीर मुकदमे विभिन्न जनपदों में दर्ज हैं। वहीं गैंग के सदस्य संजय यादव के खिलाफ भी हत्या सहित 30 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर लगातार कार्रवाई जारी है और माफिया व अपराधियों के आर्थिक तंत्र को जोड़ने तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे। देखिए, आज दिनांक 19/4/2026 को थाना जहानागंज पुलिस और प्रशासन के द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के तहत धारा 14(1) के तहत आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। ये कुर्की की कार्रवाई जो ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के गैंग के सदस्य संजय यादव पुत्र गणेश यादव के खिलाफ की गई है। उनके द्वारा जो अर्जित संपत्ति थी अपराध के द्वारा, उसी क्रम में आज 2 खेत और 1 खेत पे बना हुआ मकान जो जिगरसंडी में है, प्लस एक अनई ग्राम में एक खेत है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी आज के टाइम में बाजारू कीमत जो है वो 6 करोड़ 20 लाख है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने ऑटो में सवारी बनकर यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 महिलाओं समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मुख्य सरगना पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह ऑटो में सवारी के रूप में बैठकर यात्रियों का ध्यान भटकाता था और मौका मिलते ही उनके गहने और कीमती सामान पार कर देता था। 23 मार्च को दामोदर नगर पेट्रोल लाइन के पास हुई मंगलसूत्र चोरी की घटना का भी इसी गिरोह से खुलासा हुआ है। बीते 19 अप्रैल को बर्रा बाईपास क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गिरोह के सदस्य दोबारा वारदात की फिराक में क्षेत्र में सक्रिय हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने हिंगलाज मंदिर के पास घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ऑटो और कारतूस बरामद किए गए। गिरोह का सरगना अभिषेक मौके से फरार हो गया था। बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान जरौली फेज 2 नाला रोड पर पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई। आरोप है कि अभिषेक ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की, जो बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा और पकड़ा गया। उसके कब्जे से 315 बोर का देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस और 1520 नकद बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक के अलावा माला, नंदिनी, रिंकू और प्रिंस चौधरी शामिल हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी अभिषेक पर पहले से कई आपराधिक मामले मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में सक्रिय ऐसे गिरोह के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की घटनाएं हुई थी पूर्व में भी, जिसमें एक ऑटो में कुछ टप्पेबाज सवार होते थे और वो अलग अलग तरीकों से उसके कैश, उसका सामान, उसकी ज्वेलरी ले लेते थे। इस 23/3 को एक घटना हुई थी दामोदर नगर के पास, जब एक महिला
उसी ऑटो में जा रही थी, तो इन्होंने एक बहाने से वोमिटिंग करी, उसके ऊपर उल्टी करी, और उसके बाद जो जब महिला का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया तो इन्होंने उसका मंगलसूत्र चोरी कर लिया था। इसमें लगातार हमारी 3 टीमें थाना बर्रा की, एडीसीपी साहब और एसीपी साहब सभी का नेतृत्व इसमें रहा है, और इसमें लगातार हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और इसमें लगातार हम लोग फुटेज देख रहे थे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बाराबंकी जनपद के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया है। अजबनगर गांव की रहने वाली 45 वर्षीय महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जानकारी के अनुसार अजबनगर निवासी मुन्ना की 45 वर्षीय पत्नी सरवरी को प्रसव पीड़ा होने पर रविवार सुबह करीब 11 बजे जहांगीराबाद स्थित माया नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान नर्सिंग होम के डॉक्टरों और स्टाफ ने घोर लापरवाही बरती, जिसके कारण गर्भवती महिला की जान चली गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतका सरवरी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई है। उसके 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 लड़कियां और 1 लड़का है। बड़ी बेटी की शादी अभी हाल ही में बीते 26 मार्च को हुई थी। घर में अभी शादी की खुशियां पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई कि इस हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने स्थिति को संभाला। परिजनों ने नर्सिंग होम के संचालक और डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर के करड्डा थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 15 अप्रैल को जमानिया धर्मपुर पुलिस पुल के पास मृतक युवती निशा शर्मा का चप्पल, मोबाइल और गमछा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की जांच के दौरान गंगा नदी से एक युवती का शव बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए करड्डा थाने में तहरीर दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों में मुख्य आरोपी हरिओम पांडे और अभिषेक पांडे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने तेजी दिखाते हुए रविवार शाम करीब 4 बजे मुख्य आरोपी हरिओम पांडे को बड़सरा बाईपास आरीपुर पहाड़पुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी करड्डा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की गहन जांच जारी है। वहीं एसपी सिटी डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि कुछ अराजक तत्व इस घटना को जातीय रंग देने और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ की सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का विस्तृत खुलासा किया जाएगा। थाना क्षेत्र करंडा अंतर्गत धरमपुर पुल है, वहां पे 15/16 अप्रैल की रात में पुल के नीचे नदी में एक लड़की का शव मिला था, जिसका चप्पल और मोबाइल आदि पुल से प्राप्त हुए थे, पुल पे थे। इस प्रकरण में शव को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम आदि की वैधानिक कार्यवाही करवाई गई। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण ड्राउनिंग आया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पे कल मुकदमा इसमें दर्ज किया गया था, हत्या का अभियोग 2 नामजद लोगों के खिलाफ। इसमें पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए जो प्रमुख मुख्य अभियुक्त है हरिओम पांडे कटरिया गांव का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया। यूपी के कौशाम्बी जिले में पुरानी रंजिश ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया। करारी थाना क्षेत्र के अड़हरा गांव में देर शाम एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। ये थाना क्षेत्र करारी के क्षेत्र में छोटा अड़हरा गांव पड़ता है, जहां 2 पक्षों में झगड़ाई हुई और जिसमें एक भरत यादव नाम का लड़का जो जिसकी एज लगभग 29-30 साल, उसके सर में डंडा या सरिया जो भी रहा हो उनके हाथ में उस समय उससे मार दिए, तो उसके चोट लगी जिससे वो वहीं गिरा और ख़त्म हो गया। बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया पीएम कराने हेतु। उनके परिजनों को बुलाकर उनसे तहरीर ली जा रही है। जो भी तहरीर देंगे उस पर हम तत्काल मुकदमा दर्ज करेंगे और जो दोषी हैं उन्हें हम शीघ्र जेल देंगे।
झांसी पुलिस ने आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की। नवाबाद थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए कैश और सट्टा खेलने में इस्तेमाल किया जा रहा मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। पकड़ा गया आरोपी अभिषेक कुमार मित्तल बताया जा रहा है, जो हैदराबाद सनराइजर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चल रहे मैच पर ऑनलाइन वेटिंग कर रहा था। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भरतवाल में शादी की तैयारियों के बीच खाना बनते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से वहां मौजूद दूल्हे सहित 5 लोग झुलस गए। अफरा तफरी मच गई। शोर शराबा सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मैनपुरी शहर के मोहल्ला भरतवाल निवासी आश्रम कश्यप के पुत्र विकास की शादी के मौके पर घर में रिश्तेदार एकत्र हुए थे। रविवार शाम करीब 7:30 बजे भट्टी पर परिजन और रिश्तेदारों के लिए खाना बन रहा था। तभी सिलेंडर में गैस का रिसाव हुआ और आग लग गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, आग ने बड़ा रूप ले लिया। वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। आग की चपेट में आकर 84 वर्षीय प्रेम सिंह, 45 वर्षीय जैनेन्द्र आशाराम, 25 वर्षीय अंकित गंभीर रूप से झुलस गए। खाना कैसे भी तरह से गैस लीक होने से ये हादसा हो गया। कितने लोग करीब घायल हैं? 5 लोग लगभग घायल हो गए। ये परिवार के हैं सब? हाँ, सब रिलेटिव्स हैं। कहाँ का मामला है ये? मोहल्ला वर्तमान नई बस्ती देव रोड चुंगी, मैनपुरी का। जी। खाना कहाँ धर्मशाला में बनना था, घर पे चला? नहीं, घर पे खाना, जो किचन में अमूमन खाना बनता है घर पे। जी, ये लोग बाहर बैठे हुए थे, किचन में खाना बन रहा था। मऊ के भुजौटी में स्थित होटल में रविवार सुबह एक युवती का शव मिलने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतका की पहचान गाजियाबाद निवासी 26 वर्षीय भावना शर्मा के रूप में हुई। वह हरियाणा के पानीपत निवासी अपने प्रेमी शक्ति सिंह के साथ होटल में ठहरी हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भावना का अपने पति से करीब 8 महीने पहले विवाद के बाद अलगाव हो गया था, जिसके बाद वह शक्ति सिंह के साथ रहने लगी थी। बताया जा रहा है कि घटना से पहले भावना और शक्ति सिंह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से मऊ आए थे और पिछले 3 दिनों से होटल में ठहरे हुए थे। भावना के साथ उनका 4 साल का बेटा भी था। लगनसी क्षेत्र स्थित होटल तथागत में एक महिला द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। जांच के दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि महिला, जिसका नाम भावना शर्मा, वाइफ ऑफ जय शर्मा, निवासी नंदग्राम थाना गाजियाबाद, उम्र लगभग 26 वर्ष, अपने किसी परिचित के साथ होटल में ठहरी हुई थी। किसी कारणवश महिला द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सभी साक्ष्यों को संकलित कर लिया गया है। सहारनपुर जनपद में खनन कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का बेहट पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 30 लाख रुपए नकद और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। जांच में सामने आया कि यह गिरोह खासतौर पर खनन कारोबार से जुड़े लोगों को निशाना बनाता था और जान से मारने की धमकी देकर जबरन पार्टनरशिप कराने का दबाव बनाता था। साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था और खनन माफिया के नाम का डर दिखाकर रंगदारी वसूलता था। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 30 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं, जो रंगदारी से जुड़ी रकम बताई जा रही है। सहारनपुर पुलिस को इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि क्रशर के जो भी व्यापारी हैं, उनसे रंगदारी मांगने का प्रयास किया जा रहा था। उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी तथा उनको फर्जी मुकदमों में फंसाने की भी धमकी दी जा रही थी। तो इस पर हमारी सहारनपुर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हम लोग सक्रिय थे। तो कल हमें सूचना मिली कि ऐसा एक गिरोह काफी एक्टिव हो चुका है तथा इन्होंने एक व्यक्ति से रंगदारी मांग ली है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।